पाठ का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या होता है और देहात क्या होता है, पहले यही लिख लेते हैं। उपनिवेशवाद बताए थे एक ऐसी विचारधारा होती है जो जिसमें क्या होता है कि दो देश होते हैं। एक देश ऐसा होता है जिसको मातृ देश कहते हैं और एक देश ऐसा होता है जिसको उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, मातृ देश क्या होता है, कोई ऐसा शक्तिशाली देश है, मान लो जैसे भारत के संदर्भ में देखेंगे तो ब्रिटेन था। ठीक है, यह क्या करेगा, किसी कमजोर देश पर या किसी कारण से वह पिछड़ा देश हुआ या कमजोर देश हुआ उस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, यह कब्जा क्यों करते हैं, कब्जा करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है उपनिवेशवाद का जो मुख्य उद्देश्य है, उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शोषण है। ठीक है, आर्थिक शोषण है और इस शोषण की निरंतरता बनाए रखने के लिए, जैसे जो शोषण हो रहा है उसकी निरंतरता बनी रहे, आर्थिक सामान जो आ रहा है जिससे हमको धन की कमाई हो रही है वह रुके ना, इसके लिए क्या करेंगे, वहां पर राजनीतिक नियंत्रण कर देंगे। ठीक है, राजनीतिक नियंत्रण ये क्यों करेंगे, क्योंकि आर्थिक शोषण वाली जो दशा है ये निरंतर बनी रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। उपनिवेशवाद देखो फिर से, उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश के संसाधनों का उपयोग अपने विकास में करना चाहता है। ठीक है, और उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक शोषण करना या आर्थिक निरंतरता बनाए रखना। लेकिन आर्थिक निरंतरता तब तक नहीं बनी रहेगी जब तक वहाँ के प्रशासन पर उनका कब्जा ना हो जाए। अगर केवल व्यापारी के रूप में वहाँ पे आर्थिक चीज़ों को सोचेंगे तो वहाँ की सरकार उनके अनुकूल कार्य नहीं करेगी। समझ में आ रहा है। आर्थिक निरंतरता बनाए रखने के लिए वहाँ के प्रशासन और वहाँ के शासन पर कब्जा कर लेते हैं, यानी कि जो राजनीतिक नियंत्रण वहाँ स्थापित किया जाता है वह मजबूरी होती है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक शोषण करना। समझ में आया। ठीक है, ये हो गया उपनिवेशवाद। देहात क्या होता है, देहात का मतलब भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है या गांव है इसी को हम देहात कहेंगे। ठीक है, तो भारत में उपनिवेश किसने स्थापित किया था, ब्रिटेन में या इंग्लैंड में। ठीक है, तो उसका प्रभाव हम इस पाठ में देखेंगे कि देहात पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। जैसे शहरों पर कुछ प्रभाव पड़ा, ऐसे ही देहात पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पाठ में हम इसी को देखना है। ठीक है, अब देखो देहात पर क्या प्रभाव पड़ा। देहात में सबसे ज्यादा कौन सा कार्य होता है, कृषि कार्य, यानी कि जो भी प्रभाव पड़ेगा कृषि पर पड़ेगा और कृषि से जो लोगों की आजीविका है उस पर पड़ेगा। ठीक है, यानी कृषि पर और कृषि से संबंधित जो उनकी आजीविका है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले भारत में जिस क्षेत्र में कब्जा किया गया था वो था बंगाल। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध इन्होंने जीता था और 1764 में बक्सर का जब युद्ध हुआ तो इसके बाद बंगाल की सत्ता या बंगाल का नियंत्रण इनके हाथ में आ गया। ठीक है, तो कुछ दिनों तक इन्होंने इसी तरह काम चलाया, लेकिन बाद में लगने लगा कि अगर ऐसे ही राजस्व वसूली या कोई कार्य किया जाएगा तो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। 1770 का दशक आते आते यहाँ पर कई सारे अकाल पड़ने लगे और यहाँ की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ठीक है, तब विचार किया गया कि ऐसा क्या किया जाए कि जो कृषि से राजस्व आ रहा है, जो कृषि से आय आ रही है, लगान आ रहा है, उसकी निरंतरता बनी रहे और जो उत्पादन कम हो गया है या अकाल पड़ रहा है इस समस्या से कैसे निपटा जाए। तो लंबे विचार के बाद तय हुआ कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि कृषि क्षेत्र में निवेश हो। ठीक है, कृषि क्षेत्र में पैसा लगाया जाए और पैसा जब लगाएंगे उत्पादन बढ़ेगा। तो कृषि में जब पैसा लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, सिंचाई में लगाएंगे, मशीन या हल खरीदने में लगाएंगे या इसी प्रकार का कोई भी कार्य करेंगे जिससे कि उत्पादन बढ़े। लेकिन निवेश करेगा कौन,
निवेश कोई करना नहीं चाहता था। दो कारण थे, एक तो जो किसान खेती करता था, जो छोटे किसान थे उनके पास पैसा नहीं था बहुत, और बड़े किसान ये सोचकर निवेश नहीं करते थे कि बाद में कंपनी या कोई भी सरकार या कोई भी रजवाड़ा उनकी जमीन को स्थानांतरित करके दूसरे को दे देगा। तो इसमें माना गया कि अगर जमीन का मालिकाना हक बना दिया जाए, किसी को जमीन का मालिक बना दिया जाए और उसको ये विश्वास दिलाया जाए कि तुम्हारी जमीन अब कभी नहीं ली जाएगी, तो वह निवेश करेगा। ठीक है। और दूसरा कारण, निवेश करने के साथ ही हम राजस्व की दर, देखो एक तो निवेश तब करेगा जब उसको मालिक बना दिया जाए भूमि का। ठीक है। और दूसरा, जो राजस्व ले रहे हैं, राजस्व का मतलब जो कर ले रहे हैं, इस कर को फिक्स कर दिया जाए। ठीक है। एक निश्चित कर दिया जाए इसको कि इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। जैसे मान लो कहीं पर हो रहा है 10 बोरा गेहूं, ठीक है, और सरकार कह रही है हमारा 1 बोरा हमको टैक्स चाहिए, और अगर किसी कारण से तुमने उत्पादन बढ़ा के 20 बोरा कर लिया तब भी हम 1 ही बोरा लेंगे। अगर सरकार कहेगी कि 20 बोरा हो जाएगा तो हम 2 बोरा लेंगे, तो कोई बढ़ाना ही नहीं चाहेगा। उसको क्या लगेगा कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है उत्पादन पे वो कब्जा करते जा रहे हैं, या 20 बोरा करेगा तो हम 5 बोरा ले लेंगे, तो कोशिश नहीं करेगा बढ़ाने को, उसी में खुश रहेगा। तो इसीलिए राजस्व को निश्चित कर दिया जाए और भूमि का मालिक बना दिया जाए अगर किसी को, तो वह निवेश करेगा, और निवेश करेंगे तो कृषि की उन्नति होगी, और कृषि की उन्नति होगी तो लोगों के पास भी अनाज ज्यादा आएगा, और जब अनाज ज्यादा आएगा तो राजस्व भी हमको ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है। मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का क्या है, न तो कृषि की भलाई करना है, न तो यहाँ के लोगों की भलाई कर रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि राजस्व या पैसा जो आ रहा है टैक्स के रूप में, वह आए और निरंतर आए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आए और निरंतर आए। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, अब खोजा गया कि किस आदमी को जो है भूमि का मालिक बनाया जाए। ठीक। तो भूमि का जिसको मालिक बनाने के लिए बहुत लंबे समय तक विवाद विमर्श होने के बाद क्या हुआ कि माना गया कि जो वहाँ के तालुकादार हैं या वहाँ के जो राजा है, राजा क्या होता है, देखो राजा और महाराजा और सम्राट, ये सब अलग अलग उपाधियां हैं। जैसे सम्राट जो होता है वो पूरे देश का एक ही होगा, जैसे सम्राट अशोक था। ठीक है। या मुगल बादशाह एक पदवी थी, तो बादशाह क्या था, वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था। जैसे आज प्रधानमंत्री है तो हो गया। ठीक है। अब क्या हो गया कि रजवाड़ा क्या होते थे, ये छोटे छोटे क्षेत्र पर कार्य करते थे, वो सैनिक रखते थे छोटे छोटे। ठीक है। ये पहले से चला आ रहा था, मुगल से पहले से भी चला आ रहा था कि इनके पास मान लो 400-500 गांव है। ठीक है। इनके पास छोटी सी सेना है, वो उसी का राजस्व एकत्रण करेंगे, उसी पर वो अपना सेना भी चलाएंगे, उसी पुलिस भी उनकी रहेगी वहां पे, और वहां पे कोई वाद विवाद होगा तो इनके पास न्यायालय भी होगा। कोई आएगा, जैसे गांव में जाते हो ना पंचायत करवाने, तो जो गांव का बड़ा आदमी है उसके वहां जाएगा, पंचायत होगा। तो ऐसे ही राजा या तालुकादार हर 400, 500, 200 गांवों पर छोटे छोटे होते थे। समझ में आया। तो अब सोचा गया कि सबसे मजबूत आदमी यही तालुकादार है यहाँ पर, तो इन्हीं को क्या बना दिया गया, जमींदार बना दिया गया। ठीक है। अब इनको जमींदार बना दिया गया, और जो गांव इनके पास थे 200, 400, 100, 50 जितने भी गांव थे, इनको भूमि का मालिक बना दिया गया। क्या सोचकर कि अगर इनको भूमि का मालिक बना दिया जाएगा तो इसमें निवेश करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा राजस्व भी बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और पाठ जब हम शुरू करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पहले ही पाठ में कि पहला ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जमींदारी की नीलामी हो रही है। कहाँ पे, वर्धमान जिले में। ठीक है। तो नीलामी क्यों हो रही है, या वो घटना क्या है, पहले ये देखो। एक जगह पे भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पूरा गांव का पूरे क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। ठीक है। और रुक जाओ, इससे नीलामी से पहले थोड़ा सा जमींदारी व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जमींदारी व्यवस्था में क्या किया गया, इनके राजस्व को निश्चित कर दिया गया। अभी को बताया ना कि एक निश्चित राजस्व देना ही देना पड़ेगा।
अगर उत्पादन ज्यादा कर लोगे तब भी हम उतना ही राजस्व लेंगे, उत्पादन कम करोगे तब भी हम उतना राजस्व लेंगे। जैसे अगर 10 बोरा उत्पादन हो रहा है तो राजस्व अगर 1 बोरी गेहूं है, अभी गेहूं और रुपए में इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि रुपए बताने का अभी कोई मतलब नहीं है, हालांकि वो मुद्रा में दिया जाता था राजस्व, ठीक है। तो 10 बोरा गेहूं पे अगर 1 बोरा है तो 5 बोरा भी उत्पादन करोगे तब भी 1 बोरा हमको देना पड़ेगा, समझ में आया। और खेती में अकाल इत्यादि आ गया तब भी हमको निश्चित राजस्व चाहिए ही चाहिए, चाहे जहां से ला के दो, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या थी कि 1790 में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई और 1793 में इसकी जो है फिक्स कर दिया गया या फिर निश्चित कर दिया गया कि कितना राजस्व रहेगा। शुरू में जब जमींदारी व्यवस्था थी तो राजस्व निश्चित नहीं किया गया था, और जब निश्चित कर दिया गया इसी को बोलते हैं इष्टमरारी व्यवस्था। इसमें क्या है, राजस्व निर्धारित कर दिया गया कि अब कभी बदलेगा नहीं, जितना भी राजस्व है वह कभी बदलेगा नहीं। जैसे मान लो हम कहीं पे जाएं किराए पर मकान में, या हम अपना मकान किसी को किराए पर दें, ठीक है, हम देते ही समय कह देंगे कि 5,000 रुपये महीना किराया लगेगा और जब तक मन करे तब तक रहो, हम किराया बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। अब फिर बाद में ये भी मत रोना कि हमारी नौकरी चली गई है किराया कम कर दो, नौकरी जाए चाहे रहे हम 5 ही हजार लेंगे, चाहे नौकरी 3 हो जाए, 3 जगह से पैसा कमा रहे हो तब भी हम 5 ही हजार लेंगे। यानी कि इष्टमरारी व्यवस्था में क्या था कि राजस्व निश्चित कर दिया गया कि अब न इससे कम लेंगे न ज्यादा लेंगे, ज्यादा उत्पादन करोगे तुम्हारा होगा और कम उत्पादन करोगे तो तुम्हारा घाटा होगा, हमको उतना चाहिए ही चाहिए, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 1793 में होने के बाद 1794 में एक और व्यवस्था लागू हुई, 1900 में 1794 में एक व्यवस्था लगाया गया सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम, ये क्या नियम था कि जो इष्टमरारी व्यवस्था में राजस्व लागू किया गया, जैसे किराया है, ठीक है, जैसे मान लो तुम किसी को अपना घर किराए पे दिए हो 5,000 में, फिक्स कर दिए कि 1 तारीख को हमको किराया चाहिए और 1 तारीख का अगर सूर्यास्त हो गया हर महीने का या हर साल का, जैसे राजस्व 6 महीने का फिक्स हुआ होगा तो मान लो 6 महीने में फिक्स कर दिया गया कि हर 6वें महीने की 1 तारीख को हमको किराया चाहिए। अगर उस दिन सूर्यास्त हो गया और किराया नहीं मिला तो आपका घर से निकाल दिया जाएगा और वह घर किसी दूसरे को दे दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर वह दुकान है, मतलब उससे कमाई भी हो रही है ना, मान लो दुकान है, वह दुकान में से कमाई कर रहा है, उसमें से निकाल के भगा दिया जाएगा, दूसरे को लाया जाएगा, ये तुम दे पाओगे, अगर वो कहेगा कि हम दे देंगे तो वह दूसरा आदमी उसको खरीद लेगा, ठीक है। इसको खरीदने के लिए मतलब ये जो बदला जाता था इसको नीलामी बोलते थे। नीलामी क्या होता है, जैसे मान लो किसी को दुकान दिए हो 5,000 रुपये किराए पर, सामान उमान सब तुम्हारा है, ठीक है, तो 5,000 रुपये बस हमको देना, बाकी जितना भी दुकान से कमाना सब तुम्हारा, ठीक है। अब मान लो तुम फिक्स किए थे कि 1 जनवरी को हमको पूरे साल का पैसा चाहिए और 1 जनवरी का सूर्यास्त हो गया, ठीक है, सूर्यास्त के नियम के अनुसार 1 जनवरी का सूर्यास्त हो गया तो अब तुम्हारा दुकान नहीं रह जाएगा, अब उसकी नीलामी होगी, ठीक है। नीलामी कैसे होगी, हो सकता है उस दुकान से 20,000 कमाई आती हो तो हर आदमी चाहेगा हम 5,000 दे दें, तो मान लो 10 लोग आ गए कहेंगे हम 5,000 दे देंगे, ठीक है, तो नीलामी होगी। नीलामी में क्या होता है, बोलेगा 5,000 से ज्यादा कोई देना हो तो दो, तो कोई उसमें क्या बोलेगा हम 5,500 देंगे कि नहीं, क्योंकि उसको मालूम है इस दुकान से 20,000 कमाई हो रही है और अगर हम 5,500 दे देंगे तो 14,500 रुपये हमारा बच जाएगा। अब मान लो कोई बोलेगा नहीं हम 6,000 देंगे, उसको भी मालूम है हमारा 14,000 बच जाएगा कि नहीं। 6,000, 7,000, 8,000, जहां तक जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा, मान लो कोई आदमी आया बोला हम 8,000 देंगे इस दुकान का, तो 8,000 वाले को वह दुकान मिल जाएगी और वह 12,000 रुपये महीना अपना बचा लेगा, उसको उम्मीद है, ठीक है। जो ज्यादा बोली लगाता है नीलामी में वही वह सामान खरीद लेता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो जमींदारी पे आते हैं। जमींदारी में क्या हुआ, राजस्व को निश्चित कर दिया गया, 1790 में शुरू में लागू किया गया था। इसको
1793 में निश्चित कर दिया गया। अब जब निश्चित कर दिया गया तो इसी व्यवस्था का नाम हो गया इस्तेमारी व्यवस्था। और 1794 में क्या हुआ, सूर्यास्त का नियम आया कि अगर सूर्यास्त होने के मतलब 2 तारीख निश्चित किए हैं, अगर सूर्यास्त होने से पहले लाकर नहीं दिए तो तुम्हारी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। इतना समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं हम अपनी पाठ पर। ये चीजें जो है उसी में है, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है, लेकिन पाठ की शुरुआत जहाँ होती है वहां पर हम वर्धमान जिले के राजा में देखते हैं कि एक नीलामी हो रही है। किस बात की नीलामी हो रही है? जमींदारी की। हुआ क्या है कि ये जमींदारी वाला जो अपना राजस्व था वो सूर्यास्त के नियम के अनुसार अदा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, उसके क्या कारण है उसको हम आगे देखेंगे। अभी अब क्या देख रहे हैं कि उनकी जमींदारी नीलाम हो रही है और नीलामी हो गई। जो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले थे उनको जमींदारी मिल गई, लेकिन वहां के कलेक्टर ने या डीएम ने पाया कि 95% नीलामी फर्जी हो गई। तुरंत पकड़ लिया। तो कैसे फर्जी हो गई थी? तो ये राजा के जो नौकर थे, राजा ने इनको बोला था कि हम तो ले नहीं सकते हैं दोबारा, तुम लोग क्या करना, जाके बोली लगाना। तो यही लोग जाके बोली लगाएंगे। ठीक है। और जो जमींदारी इनके पास थी अब इनके नौकरों के नाम से फिर यही रह गई। इसका पैसा कौन देंगे? जो है राजा देंगे। ठीक है। अब जैसे नीलामी लग गई, ठीक है, इसको इस नीलामी को रोकने का बहुत सारा तरीका था। तो एक तरीका यही था कि अपने नौकरों को बोल देते थे तुम लोग जाके बैठ के नीलामी करना। जब उधर से अंग्रेज बोली लगवाना शुरू करते थे तो यही बोली लगा के खरीद ली सारी जो जो उनकी जमींदारी थी। तो 95% ऐसी फर्जी जमीन मतलब नीलामी हो गई। मतलब उनके हाथ से नीलामी ले ली गई, लेकिन नीलामी गई कहाँ? उनके नौकरों के पास। और नौकर का पैसा कौन भरेगा? मालिक ही भरेगा। तो वास्तव में अपनी जमींदारी बचा लेते थे। ठीक है, समझ में आया? अब ये जमींदारी नीलाम होने की स्थिति आती ही क्यों थी? मतलब वह राजस्व देने में चूक क्यों जाते थे? इसी को पढ़ना, ये बढ़िया प्रश्न बनेगा जिसपे उत्तर लिखा जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं। उपनिवेशवाद और देहात पढ़ा रहे हैं। उपनिवेशवाद क्या है? एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के ऊपर कब्जा कर लेता है और वहां के संसाधनों का प्रयोग अपने राज्य के विकास में करता है। तो जो शक्तिशाली देश अपने राज्य के विकास में करता है उसको बोलते हैं मातृ देश, और जिसके ऊपर कब्जा किया जाता है उसको बोलते हैं उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी। ठीक है। और उपनिवेशवाद का मतलब क्या हो गया? उपनिवेश से संबंधित विचारधारा। जहां भी ये बताए हैं वाद शब्द आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये एक विचार है। ठीक है। इसमें क्या होता था? 2 देश था, एक मातृ देश एक उपनिवेश। तो मातृ देश जो होता था वो शक्तिशाली होता था और किसी कमजोर देश के ऊपर कब्जा कर लेता था, उसको अपना उपनिवेश बना लेता था, गुलाम बना लेता था और वहां के संसाधनों का प्रयोग अपने विकास में करता था। मतलब कहीं पे गया, कब्जा किया, वहां जो भी मिल रहा उसको ढो ढो के घर ले जा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया उपनिवेशवाद। इसका असर देहात पर क्या पड़ा? देहात का मतलब ग्रामीण क्षेत्र पर। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्य होता था कृषि का। तो कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा और जो लोग कृषि के ऊपर जीवित थे उनको ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसी को इस पाठ में देखना। ठीक है। तो कृषि में जब अंग्रेजों का शासन आया तो 1770 के बाद से स्थितियां बिगड़ने लगी थी, जिसको सही करने के लिए उन्होंने क्या किया कि किसी ऐसे वर्ग को लाया जाए जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश किया जा सके, यानी कि पैसा लगाया जा सके, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। और जब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए भी बढ़िया रहेगा और राजस्व भी हमको ठीक ठाक देंगे, बढ़िया देंगे। ठीक है। और लेकिन कोई पैसा लगाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि जमीन जो होता था किसी के नाम से पहले नहीं रजिस्टर्ड होता। जैसे आज जमीन लिखाई रहती है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। ये अंग्रेजों के आने के बाद हुआ कि जमीन किसी के नाम से हो। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि एक आदमी को मतलब किसी को जमीन का मालिक बना दिया जाए तो वह पैसा निवेश करेगा। अगर पैसा निवेश करेगा तो उससे लाभ होगा, उससे राजस्व का भी लाभ होगा और लोगों को भी लाभ होगा। ठीक है। तो
तो उसके लिए जमींदार का मालिक बना दिया गया और राजस्व को भी निश्चित कर दिया गया। ऐसा नहीं कि ज्यादा उत्पादन कर देगा उसका सब पैसा सरकार छीन लेगी। अगर ऐसा रहेगा कोई उत्पादन ही नहीं करेगा। समझ में आया? तो राजस्व को पहले ही निर्धारित कर दिया गया कि हम मान लो 100 रुपया कमाए तो हम 10 रुपया लेंगे, अगर 500 कमाए तब भी हम 10 रुपया लेंगे। समझ में आया? नहीं तो मेहनत ही नहीं करेगा, उसको लगेगा 100 ही कमाओ जब 10 ही देना है। अगर वो कह देगा कि 100 कमाओगे तो हम 10 लेंगे, 200 कमाओगे तो हम 50 लेंगे, 300 कमाओगे हम 100 ले लेंगे, तब कोई नहीं कार्य करेगा, क्योंकि मालूम है हमारे मेहनत का फल सरकार ले रही है। तो मेहनत करने से आदमी बचने लगेगा। ठीक है, इसलिए फिक्स कर दिया गया, चाहे 100 कमाओ, चाहे 50 कमाओ, चाहे 1000 कमाओ, हम 10 ही रुपया लेंगे। इससे लोग प्रोत्साहित होंगे कि जितना हम एक्स्ट्रा कमा लेंगे वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इसके लिए क्या किया गया, आदमी को चुना गया, किसको? जो वहां के राजे रजवाड़े थे, तालुकादार थे। तालुकादार कौन थे? जिनका अपना खुद का शासन प्रशासन होता था, छोटे छोटे सैनिक गुट होते थे और उनके पास पुलिस होती थी। वह न्यायालय का भी काम करते थे, छोटी मोटी लड़ाई हो गई तो उसमें सजा उजा देने का कार्य करते थे। जो छोटे रजवाड़े जिनको कहा जाता है, उनको बना दिया अंग्रेजों ने जमींदार कि जाओ हमारे लिए पैसा वसूल के लाना। बदले में अंग्रेजों से उनसे क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। कोई तालुकादार या कोई राजा तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि हम लोग बैठे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो जमींदार है, जमींदारों की राजस्व निश्चित, मतलब जमींदार जो बनाया गया इसी को बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था। अब जमींदारी व्यवस्था में क्या किया गया? राजस्व को निश्चित कर दिया गया। कब? 1793 में। वास्तव में जमींदारी व्यवस्था 1790 में शुरू हुई, लेकिन 1793 में इसके राजस्व को निश्चित कर दिया गया। तो जब निश्चित कर दिया गया तो इसका नाम पड़ा इस्तेमारी व्यवस्था। ठीक है, और 1794 में सूर्यास्त का नियम लाया गया कि अगर राजस्व देने में चूक हो गई या नहीं दे पाए, जिस दिन तय है उसका सूर्य ढल गया तो तुम्हारी जमींदारी को छीन लिया जाएगा और नीलाम कर दिया जाएगा। जो ज्यादा पैसा देगा उसको। अब वहां से हम लोग आते हैं, जो तुम्हारी किताब में पहला चैप्टर लिखा है कि वर्धमान के राजा की या वर्धमान के जो जमींदार हैं उनकी नीलामी हो रही है। ठीक है, नीलामी में 95% लोग उन्हीं के नौकर इत्यादि हैं जो खरीद लेते हैं, जिसको वहां के अधिकारी ने पकड़ लिया। अब हम देखते हैं कि जमींदारी जो मतलब चूक होने की स्थिति आ क्यों रही है। सूर्यास्त का नियम जो लगा है, अगर टाइम से पैसा होता तो टाइम से पैसा दे देते कि नहीं, अपनी जमींदारी बचा लेते। लेकिन वह जमींदारी देने से चूक क्यों रहे हैं, या वो सूर्यास्त के नियम के अनुसार पैसा क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं टाइम से, जिससे उनकी जमींदारी नीलाम हो रही है। ठीक है, समझ में आया?